वो अभी वो सारी चीजें बेसिक की करवाई नहीं है। चलिए हेडिंग लगाइए सबसे पहले, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्या होता है ये रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है सिटीजनशिप? सिटीजन वर्ड का मतलब कितने लोगों को पता है? भारत का नागरिक, है ना। सिटीजन वर्ड होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब होता है भारत का नागरिक, राइट। अब आप भारत के नागरिक हो तो क्या हम आपको भारत का रेजिडेंट बोल दें क्या? भारत के रेजिडेंट हो, है ना। तो इसका मतलब, आज सपोज सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, सिटीजनशिप आपको कैसे मिलती है किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप? 1 ईयर में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आज सपोज अगर मैं 4 साल से फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हूँ, तो क्या मैं वहां की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? नो, नहीं अप्लाई कर सकते। सिटीजनशिप सबसे पहले आपकी आती है बाय बर्थ। अगर आप उस कंट्री में पैदा हो गए ना, तो आप उस कंट्री के सिटीजन कहलाओगे। दूसरी सिटीजनशिप जो आती है वो आपकी आती है, सिटीजनशिप दो तरीके से और आप कहलाते हो। या तो आप उस कंट्री के पर्सन ऑफ ओरिजिन हो। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन का मतलब होता है आप, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनसे भी ऊपर वो उस कंट्री में पैदा हुए होंगे, तो आप पर्सन ऑफ ओरिजिन कहलाओगे उस कंट्री के। या फिर, या तो ओरिजिन से आती है, या फिर जिस कंट्री की नागरिकता चाहिए ना, उस कंट्री के किसी इंसान से शादी कर लो। किसी इंसान से का मतलब लड़की लड़के से करे, लड़का लड़की से करे, ऐसे और कुछ गलत काम नहीं करना है, ठीक है, सीधा सीधा काम करना है सब। तो यानी कि मतलब आ गया इधर मैरिज। कहीं तुम बोलो हमने तो शादी कर ली, अरे तो मतलब ऐसा, भावनाएं समझो लेकिन भावनाओं में बहो मत, ठीक है। तो सिटीजनशिप, मैरिज, ओरिजिन, या फिर बाय बर्थ। बर्थ किसका? आपका खुद का, क्योंकि पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से तो आप ओरिजिन पे आओगे, समझ रहे हो। वो होती है नागरिकता। और आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, इनकम टैक्स को इससे कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तुम सिटीजनशिप को रेजिडेंशियल शिप से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते हो। दोनों सेपरेट चीजें हैं एकदम। इंडिया का सिटीजन, इंडिया का रेजिडेंट, दोनों एकदम सेपरेट चीजें हैं। तो रेजिडेंट फिर किसने बताया? रेजिडेंट आपको बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स रेजिडेंट जिसे बोलेगा ना, वही रेजिडेंट होगा, चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या फिर सिटीजन ना हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहली चीज ये क्लियर कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों सेपरेट चीजें हैं। चलिए अब बात करते हैं, हमें इस सेक्शन, इस चैप्टर के अंदर कितने सेक्शन पढ़ने हैं। तो आपको टोटल 4 सेक्शन पढ़ने हैं, 6, 5, 7 और 9। ये ऐसे ऊटपटांग क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि ऊटपटांग ही पढ़ने हैं, इसी ऑर्डर में हमें पढ़ने हैं ये। सबसे पहले हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो आप एक बार ये चार्ट बना लीजिए।
हाँ सेक्शंस का, कि हमें कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर 6, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना सिखाता है हमें सेक्शन नंबर 6। फाइंड करने का क्राइटेरिया देता है। इनकम टैक्स एक कानून है, कानून में लॉ, कानून मतलब लॉ, इसमें प्रोविजंस लिखे हुए हैं, ये कंडीशंस फॉलो होगी तो आप रेजिडेंट कहलाओगे। फिर आप रेजिडेंट बन गए, उसके बाद आता है अब हम रेजिडेंट हैं या नहीं है वो पता लग गया। अब मेन चीज तो ये बताओ, टैक्स कौन सी इनकम पे करना है? क्या आप मेरी इनकम मानोगे? मुझे टैक्स किस पे करना है? मान लो मैं अगर रेजिडेंट हूं तो मुझे टैक्स कहां पे करना है, कितना पे करना है? वो आता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम में। आपकी टोटल इनकम का स्कोप क्या है? सेक्शन 5 सेक्शन 6। फिर इसमें हमें सेक्शन नंबर 7 देखना है। ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव होनी चाहिए थी। डीम्ड वर्ड का मतलब होता है, मतलब डीम्ड मतलब अज्यूम, हम मान लेते हैं। जो इंडिया में रिसीव हुई है वो तो वैसे भी समझ आ रही है, माननी कौन सी पड़ रही है? जो इंडिया में नहीं रिसीव हुई है पर रिसीव होनी चाहिए थी। अभी आप धीरे धीरे ना इनकम टैक्स का दिमाग समझोगे ना तो पता लगेगा दिमाग नहीं है ज्यादा। दिमाग एक्चुअली किसमें है? भारत के लोगों में, जिनकी वजह से इतना बड़ा इनकम टैक्स बन पाया है। इंडिया के लोग क्या दिमागदार हैं। और सबसे ज्यादा दिमागदार मैं आपको बताऊं, अपने रिलायंस के फाउंडर कौन है? धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी, उन्होंने 1995 तक, हाँ नहीं 1996 तक जीरो टैक्स पे करा है, नील बटा सन्नाटा। कितनी बड़ी कंपनी है ना रिलायंस तो। आप लोगों ने गुरु मूवी देखी है, वो अभिषेक बच्चन की? नहीं देखी? लक्ष्य ऐसे तो तुम हैं क्या, तुम भी सीएमए करने में इतने व्यस्त हो गए, पिक्चरें देखना बंद कर दिया, जीवन फीका हो गया मतलब तुम्हारा। चलो खैर जो भी है, तो उसके अंदर जो दिखाया गया है ना कि उनकी एजीएम जो है, उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो स्टेडियम में होती थी। वो एक सच्ची बात है। तो जिस कंपनी की बोर्ड मीटिंग स्टेडियम में होती है उसने 1996 तक कोई टैक्सी पे नहीं करा। कैसा पॉसिबल है? इतना दिमाग था वो इंसान के अंदर। तो उनकी हरकतों से चोट खाते 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 इनकम टैक्स के अंदर 298 सेक्शन बन गए जाकर के। वो टैक्स नहीं देते, फिर कोई प्रोविजन आता, फिर टैक्स नहीं देते, फिर कोई प्रोविजन आता। वो हर प्रोविजन को बंदा तोड़ और चैलेंज, और इनकम टैक्स को तुम प्रोविजन बना के बताओ, मैं उसे तोड़ करके बताऊंगा, उसका लूप होल बताऊंगा, लीगल तरीके से, इलीगल नहीं, लीगल तरीके से। तो उसी लड़ाई में 298 सेक्शन बन गए। मैक्सिमम सेक्शंस उनकी वजह से हैं। उनकी वजह से आप इतना बड़ा इनकम टैक्स पढ़ रहे हो। इतना दिमाग था मतलब उस इंसान के अंदर। काफी लोग तो मन में ऐसे बोल रहे होंगे क्या है यार, पे ही कर देता तो हमें कम ही पढ़ना पड़ता। पर अब क्या कर सकते हैं, दिमाग। चलिए ठीक है। और 9th आपको पढ़ना है इनकम जो इंडिया में मिल अराइज होनी चाहिए थी, इंडिया में अर्न होनी चाहिए थी, कमाई जो जानी चाहिए थी ना, वो इंडिया में कमाई जानी चाहिए थी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 6 के ऊपर, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। उससे पहले इधर अभी आपको 3 लोग दिख रहे होंगे। क्या आप इन तीनों को जानते हैं? जिसमें से बीच वाला दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, समझ आ रहा होगा लेकिन, है ना एकदम। चलिए मैं बता दूंगी अभी कौन कर रहे हैं। सबसे पहले हैं हमारे किरण। हो रही है, खैर जो भी है। इसने बोला हंसते हंसते, देखो कितनी प्यारी स्माइल के साथ, कि मैं यूएस गया प्रीवियस ईयर में
प्रीवियस ईयर का मतलब आप पहले ऑलरेडी जान चुके हो, ठीक है। हाँ जी हिमांशी, क्रिस गेल पता है हमें, हिमांशी सबसे पहले बताएगी। शाहरुख खान पे नजर नहीं गई तुम्हारी, क्रिस गेल पे ही नजर गई। चलिए, शाहरुख खान बोल रहा है मैं यूएस गया प्रीवियस ईयर में, कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। बैक टू बैक कॉन्सर्ट शोज और इन सब के लिए वो 6 महीने यूएस गया। कभी वही कि भाई बेटी को एक वो करवाना है, बेटी का एक वो आया था ना एपिसोड, सीरियल सीरीज करके, उसके लिए। तो इन सब के लिए वो भी अब भाई शोज वगैरह करके, और उसने वहां पर इनकम अर्न कर ली करोड़ में। शाहरुख खान है तो करोड़ लाख लिखना अच्छा नहीं लगता है ना। तो शाहरुख खान ने यूएस गया 6 महीने के लिए, उधर काम धाम करा, उधर इनकम कमाई। अब ये पूछना चाह रहा है क्या इस इनकम पे मुझे इंडिया में टैक्स पे करना है क्या? ये कंफ्यूजन क्यों आया? क्योंकि शाहरुख खान कहाँ का है? इंडिया का। झंडा किसका लग रहा है इस पे? इंडिया का। इंडिया का नागरिक है ये, सिटीजन है इंडिया का, इंडिया में पैदा हुआ है। तो इसे कंफ्यूजन तो आएगा ना कि भाई मैं तो इंडियन हूं, पर मैंने प्रीवियस ईयर में आधे से ज्यादा समय या आधा समय इंडिया के बाहर बिताया है और उधर इनकम भी कमाई है। वो इनकम अल्टीमेटली लाऊंगा तो किधर में? इंडिया में। क्या मुझे उस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन मार्क, पता नहीं। फिर हमारे भाई साहब आए 6 फुट के, क्रिस गेल। ये तो यूं बैट को टूथपिक की तरह पकड़ता है ना, गजब ही है भाई ये तो क्रिस गेल। क्रिस गेल कहाँ का? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज की टीम का है ना। विजिटेड इंडिया फॉर क्रिकेट मैच, इंडिया में क्या लेने आया? आईपीएल के लिए आया। और कितना कमाया? 1 करोड़। भाई इंडिया में रह करके कोई सेल्फी वेल्फी डाल दी होगी इंस्टाग्राम पे वगैरह करके, सेल्फी तो हवा महल के बाहर खड़े होकर के, ठीक है। तो 1 करोड़ कमाया। अब इसका भी सवाल है, 1 करोड़ मैंने इंडिया में कमाया है, मैं इंडिया का नहीं हूं, ये ऐसा ये कह रहा है कि ये इंडिया का नहीं है, इसका फ्लैग कहाँ का? वेस्ट इंडीज का। ये वहां का इंसान है, पर इनकम कहाँ कमाई इसने? इंडिया में आकर के कमाई है। पर मैं यहाँ का हूं तो नहीं ना, मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? इसका क्वेश्चन है अभी, हाँ या ना हमें भी नहीं पता, ये इसका सवाल है, ठीक है। फिर एक तीसरा, चलिए शुरू करते हैं। ये देखा है इसका यूट्यूब वीडियो, देखा है किसी ने? अनबॉक्सिंग करता है गजब गजब के। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहता है किधर? दुबई में। टेक्निकल गुरुजी करके है ना, हाँ। तो ये रहता है दुबई में। इंडिया साल में एक बार आ जाता है अपने माता पिता से मिलने के लिए। इंडिया में आकर के इसने अनबॉक्सिंग कर दी। इतने ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह हैं कि एक वीडियो का इसको कितना पैसा मिल गया? 20 लाख मिल सकता है, क्योंकि काफी फॉलोअर्स वगैरह और वो सब है, ठीक है। ऑल्सो आई ट्रैवल अलॉट। ट्रैवल अलॉट का मतलब क्या हुआ? ये क्या करता है ना, दुबई में तो है ही, मान लो ये ना साल के 6 महीने दुबई में रहता है, उसके अलावा थोड़ा टाइम इंडिया में आ गया अपने घर वालों से मिलने, थोड़ा टाइम ये सोचा कि चलो बाजू के देश में भी देख आते हैं क्या हालचाल चल रहा है, तो थोड़ा टाइम ये पाकिस्तान भी चला गया, वहां पर भी एक अनबॉक्सिंग कर दी जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ये श्रीलंका चला गया, फिर ये भूटान चला गया, फिर ये नेपाल चला गया, म्यांमार चला गया, बांग्लादेश चला गया, मतलब भारत के आसपास ही घूमे जा रहा है ज्यादा, क्योंकि इधर घूमने के लिए ना पैसा भी नहीं लगता, इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है इधर ट्रैवल करना। ट्रैवल का टाइमिंग भी बहुत कम होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट भी नहीं लगता है, ठीक है। तो ये घूमे ही जा रहा है, पूरे साल भर ये घूमे ही जा रहा है, ओके। अब इसका सवाल है, ये जो मैंने एक वीडियो इंडिया में बना दिया, क्या इसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है क्या? इसका भी यही सवाल है। तो अब इन तीनों के सवालों में आपका मन क्या कहता है, ये आप बताओ मुझे। शाहरुख खान को इंडिया में टैक्स पे करना चाहिए क्या? हाँ कितने लोग बोल रहे हैं और ना कितने लोग बोल रहे हैं? आप ना अच्छे से बोलो ना, ऐसे देखो, हाँ ऐसे पूरा हाथ ऊपर ऐसे ढंग से।
देखो पीयूष तुमको सहारा दे रहा है, हाँ ऐसे ना, शाहरुख खान को नहीं पे करना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं हाँ। हाँ, लेकिन हमारे पास एक तो ना भी है, मतलब कंफ्यूजन तो है। अभी क्रिस गेल को टैक्स पे करना चाहिए क्या इंडिया में? हाँ, एक हाँ आया, दो हाँ आए, और बाकी लोग बोल रहे हैं ना। निधि भी हाँ कह रही है। चलिए ठीक है निधि। टेक्निकल गुरुजी को इंडिया में टैक्स पे करना चाहिए क्या? वही मतलब 20 लाख के ऊपर। अच्छा, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, मतलब इसमें भी हाँ और ना, सारी सिचुएशंस में कंफ्यूजन है, राइट? तो इनकम टैक्स का कोई भी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कौन आता है? हाँ, सीतारमन जी। इन्हीं को जिम्मेदारी पहुंचा रखी है, इनकम टैक्स बनाओ और कंफ्यूज करो लोगों को। खैर, तो इन्होंने बोला कि यही सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस जैसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आप रेजिडेंट हो तब तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना है। अगर आप रेजिडेंट नहीं हो तो आपको इंडिया में टैक्स पे नहीं करना है। अब रेजिडेंशियल और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो क्रिस गेल सिटीजन तो नहीं है, रेजिडेंट है कि नहीं पता नहीं, वो कौन बताएगा? सेक्शन 6 बताएगा कि क्रिस गेल इंडिया में रेजिडेंट है या फिर नहीं है। टॉपिक का तात्पर्य समझ आया कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते क्यों है? इन लोगों के कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए। आप ये बताओ, इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अभी वो टैक्स नहीं बोल सकती थी ना, वो ज्यादा खराब लगता। तो टैक्स पे नो फीलिंग्स आर हर्ट फॉर शाहरुख खान फैंस प्लीज, है ना? कृपया अपना दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं। नहीं, ये केवल क्लास का हंसी मजाक है। शाहरुख खान के फैंस जो इधर हैं वो कृपया दुखी ना होए, ठीक है? वैसे आजकल तो बड़े ही कम होंगे, अब ज्यादा करके तो सब मोस्टली विकी कौशल के जरूर हो रहे हैं। नहीं तो फिर, अरे तो तुम बाहर ही चले गए। खैर, मैं तो किसी की ली हूँ, है ना? नहीं, ढंग के बेढंग के की बात नहीं है, पर ठीक है, इतना समय भी नहीं मिल पाता। अपन तो इनके फैन है, इनके बजट को इतना प्यार से एक एक चीज सुनती हूं मैं। अच्छा, अब ये कह रही है। बस देख रहे थे। तो मतलब कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने क्या पढ़ना है? रेजिडेंशियल स्टेटस जैसा टॉपिक पढ़ना है। कौन सी इनकम पे किसको टैक्स पे करना है और कितना टैक्स पे करना है, ये आपको बताएगा ये वाला चैप्टर। शाहरुख खान को टैक्स पे करना है क्या, क्रिस गेल को करना है क्या, या टेक्निकल गुरुजी को करना है क्या, वो सब कौन बताएगा? ये चैप्टर बताएगा। इसलिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ते हैं। लॉजिक एकदम क्लियर, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा क्यों जाता है? चलिए, अब कितने टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, आपको क्या क्या स्टेटस मिल सकता है सरकार से? तो पहला स्टेटस होता है, या तो आप हो आम आदमी, रेजिडेंट भी हो, और कैसे रेजिडेंट हो? ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, आम जिंदगी, ठीक है, आप आम आदमी हो, ठीक है। दूसरा स्टेटस होगा, रेजिडेंट हो लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो, मतलब नॉट सो आम आदमी, ठीक है। रेजिडेंट तो हो लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आरओआर, जिसे हम ओआर भी बोलते हैं। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम एनओआर भी बोलते हैं। और एक तीसरा स्टेटस गया, बिल्कुल ही परदेसी, नॉन रेजिडेंट। ये तीनों आप लिख लीजिए एक बार।
हाँ मैं बताऊंगी, वो मैं नहीं बताऊंगी, देखो ये बताएंगे। ये आई थी ना बीच में सारे डाउट क्लियर करने, तो अब यही करेंगी, पूरे चैप्टर के डाउट क्लियर आपके। अब आगे पढ़ते हैं, कौन तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, और कौन नॉन रेजिडेंट होता है, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, कल हमने टाइप्स ऑफ पर्संस पढ़े थे ना, कितने तरीके के पर्संस थे? 7। कौन कौन? लोकल अथॉरिटी, हाँ जी, कोई एक बारी एक सारे। अंकिता, हाँ अंकिता बताओ। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ठीक है, 7 तरीके के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। चलिए, इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। यही थोड़ा सा टेढ़ा है, बाकी सबका तो बिल्कुल सीधा सीधा रेजिडेंशियल स्टेटस है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली है ना जो ज्यादा इधर उधर भटक सकता है, कंपनी कहां भटकेगी या फर्म कहां भटकेगी। एओपी और बीओआई जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं। जैसे मोहित ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा केवल एक अटेम्प्ट के लिए कि आप रिकॉर्ड करो, आप तो पढ़ाओ और सेटअप मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वो एक अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद से मैं ना मोहित को नहीं, मैं नहीं पढ़ा रही तुम्हारे उधर आके, ऐसा, तो वो बीओआई टूट गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल में आपको कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? सेक्शन 6 क्लॉज 1। सेक्शन 6 क्लॉज 1 ये आपको बेसिक कंडीशंस बताएगा, रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन क्या लगती है। लिखिए, साथ साथ में लिखिए, हेडिंग लगाइए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इसमें हमें टोटल 3 सेक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहला सेक्शन 6 क्लॉज 1, जिसमें आती है बेसिक कंडीशंस। सेक्शन 6 क्लॉज 1 बेसिक कंडीशंस। क्या कह रहे हो? कहां पर? अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ वो टाइप, इसीलिए अभी तक इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखा है, अभी इसको पीडीएफ को एडिट। चलिए नेक्स्ट, मतलब लिखने में ध्यान नहीं है तुम्हारा है? अच्छा ये तीनों लिख लिए। नेक्स्ट, सेक्शन 6 क्लॉज 1A, ये है डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट। डीम्ड वर्ड का मतलब मान लेना, हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। ओके भाई, मान लो, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, आगे सेक्शन 6 क्लॉज 6, इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं जो हमें हेल्प करेगी ये बताने में कि आप आम आदमी हो या फिर नॉट सो आम आदमी हो, आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। रेजिडेंट हो ये तो हमको पहली वाली कंडीशन ने बता दिया, ये तो हमें बेसिक ने बता दिया कि आप रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट नहीं हो।
अब उस रेजिडेंट में आप कौन से वाले रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी हो, ये कौन बताता है, एडिशनल कंडीशंस बताती है। हाँ जी, डन। चलिए अब एक एक करके तीनों सेक्शंस को देखते हैं। समझना सबसे पहले आप सेक्शन 6 में पहला सेक्शन 6 क्लॉज 1, बेसिक कंडीशंस, रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक आपको क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। तो जितना भी रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन रुके हो, आप भारत में प्रीवियस ईयर में कितने दिन थे, उस पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस टिका हुआ है। अब बेसिक कंडीशन में बात करते हैं। बेसिक कंडीशन ये बोलती है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं, उसके लिए कौन है, 6 क्लॉज 6, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है। तो कौन सी है वो दो कंडीशंस जिसमें से कोई एक फुलफिल करनी है, या तो आप पिछले साल में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा थे, आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा थे। तो शाहरुख खान इंडिया से बाहर कितने टाइम के लिए गया, 6 महीने के लिए गया था ना, मतलब इंडिया में कितने टाइम था वो, 6 महीने। 6 महीने में आपके लगभग कितने दिन आ जाएंगे, अब हाँ वो 30 31 करके अपन कंसिडर अगर करें, तो अगर वो 180 दिन आ रहे हैं, तब तो शाहरुख खान जो इंडिया में पैदा हुआ है वो उस साल के लिए रेजिडेंट नहीं बना। और अगर 182 से ज्यादा आ रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। तो मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने समय आप थे, इंडिया में पैदा हुए हो नहीं हुए हो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। कौन जुम्बा कर रहा है ऊपर, मतलब कुछ भी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेट लिफ्टिंग पे ऐसे तो फिर तो ये बस यूं कर रहा है, उठा उठा करके पटक रहा है। हाँ, या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में थे, या फिर प्रीवियस में 60 डेज और उससे पिछले वाले 4 साल में, प्रीवियस ईयर कौन सा बताया था कल मैंने आपको, हाँ वो साल कौन सा था, 23-24। अभी हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24। तो उससे पिछले वाले आपके 4 साल यानी कि 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20, ये पिछले वाले 4 साल हो गए। इन पिछले 4 सालों में मिला करके इन टोटल 365 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में थे क्या। तो शाहरुख खान प्रीवियस ईयर में 60 दिन तो था ही ना, प्रीवियस ईयर में 60 दिन तो था, और उससे पिछले वाले 4 साल का 365 दिन तो होगा ही भाई, 4 साल में घर बीवी बच्चे सब इधर ही हैं, 365 दिन 4 साल में तो रहा ही होगा इंडिया में। तो दूसरी कंडीशन से वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहते हो, पहले तो आपको वो चेक करना है, आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज थे तब तो आप रेजिडेंट बन गए, 182 नहीं थे, 60 दिन थे, हाँ जी थे। फिर देखो 60 के साथ में ना दो कंडीशंस है, जो सेकंड वाला पॉइंट है ना वो अपने साथ दो कंडीशन लेकर के आया है।
60 दिन भी, और पिछले 4 सालों में 365 दिन, 4 सालों में मिला करके, हर साल में नहीं, चारों साल में मिला करके 365 दिन इंडिया में थे क्या? कंडीशन समझ में आई? कंडीशन समझ में आई? या तो आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में थे, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 प्लस प्रीवियस से पिछले वाले 4 साल में, ये पीपीवाई का मतलब है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पिछले वाले साल, उसमें टोटल 365 दिन इंडिया में थे क्या? अगर एनी वन भी फुलफिल करते हो तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट बन जाओगे। तो जनरली क्या होता है ना, लोग 60 दिन तो रुक ही जाते हैं, 60 दिन तो रुकते ही हो, अगर आप भारत के ही हो तो 60 दिन तो रुकोगे। ठीक है, बात समझ रहे हो इसकी? तभी ना आप देखते होंगे कि कोई ना ऐसे बाहर से अगर आपसे मिलने करने के लिए आता है ना, तो वो हद से हद महीना भर रुकता है, क्योंकि 60 दिन से ऊपर अगर वो रुक गया, मान लो कोई पहली बार ही बाहर गया है, वो 60 दिन से ज्यादा रुक गया तो रेजिडेंशियल स्टेटस लग जाना है फालतू में, इसलिए। 4 साल पहले का, 4 साल पिछले आप देखो 365 दिन थे क्या? मान लो पहली बार ही इंडिया से बाहर गया, तो तब तो 365 इंडिया में ही था, हर साल ही 365 दिन इंडिया में था। इसीलिए ऐसी कंडीशंस लगाइए कि एनी हाउ तो आप जाल में फंसोगे फंसोगे, ऐसी कंडीशंस इसलिए लगाइए। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कंडीशन हमने देखी, 182 या फिर 60 प्लस 365। ओके, कंटिन्यूस स्टे मैंडेटरी नहीं है, आप इंडिया में आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, हम पूरा साल को देखते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, इनकम टैक्स पूरे साल से बात करता है। ठीक है, 15 दिन आ रहे हो, फिर बाहर जा रहे हो, फिर 1 महीने के लिए आ रहे हो, फिर बाहर जा रहे हो, फिर 2 महीने के लिए आ रहे हो, टोटल स्टे काउंट करेंगे, कंटिन्यूटी में आना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, जिस दिन इंडिया से निकले और जिस दिन इंडिया में आ रहे हो, वो दोनों दिन आपके टोटल स्टे में काउंट होंगे। जैसे सपोज आज 5 तारीख है ना, मैं 5 तारीख को मान लो इंडिया से बाहर जा रही हूं, ठीक है, और मैं इंडिया में वापस आ रही हूं सपोज 15 सितंबर को, तो 5 तारीख मेरा इंडिया में काउंट करा जाएगा कि 5 तारीख को मैं इंडिया में ही थी, और वापस कब आ रही हूं 15 को ना, तो 15 भी यही काउंट करा जाएगा कि मैं इंडिया में थी। तो जिस दिन आप इंडिया से बाहर निकले, जिस दिन आप इंडिया में एंटर हुए, ये आपके टोटल स्टे में इंक्लूड कर दिया जाएगा। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? ये थी हमारी बेसिक कंडीशन, सेक्शन 6 क्लॉज 1 की बेसिक कंडीशन, रेजिडेंट हो या नहीं हो केवल ये बताने के लिए, 182, 60 प्लस 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, आज हम 6 क्लॉज 1 ही पढ़ेंगे। अब आप केवल इतना वाला पार्ट लिख लीजिए, 6 क्लॉज 1 वाला पार्ट, इसे लिख लीजिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज ओनली बेसिक कंडीशंस देखेंगे, आगे का चैप्टर कल कवर करेंगे। थैंक यू।